जी हां दोस्तों, पुलिस के खुलासे में 108 जमाती निकले हिंदू, तिलमिला उठी गोदी मीडिया। तो वहीं कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना, कहा फिजूल खर्च रोके मोदी सरकार। तो वहीं कोटा में भूख हड़ताल पर बैठे बिहार के छात्र, सीएम नीतीश कुमार से की गुहार। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जहाँ पुलिस के खुलासे में 108 जमाती निकले हिंदू, तिलमिला उठी गोदी मीडिया। दरअसल तबलीगी जमात का मामला सामने आने के बाद गोदी मीडिया ने मुसलमानों को निशाना बनाया और समाज में जहर फैलाने का काम किया। इसके अलावा गोदी मीडिया ने कोरोना वायरस फैलने का जिम्मेदार मुसलमानों को बताया। देखा जाए तो मरकज में धार्मिक कार्यक्रम करना जमातियों की एक बड़ी भूल हो सकती है, लेकिन ऐसे में वायरस फैलाने का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि तबलीगी जमात में विदेश से भी कई लोग हिस्सा लेने के लिए आए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार गृह मंत्रालय ने इन लोगों को आने की इजाजत क्यों दी। इस बारे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गृह मंत्रालय से सवाल पूछा, आखिरकार तबलीगी जमातियों को कार्यक्रम करने की इजाजत किसने दी, लेकिन गृह मंत्रालय ने इसके बारे में जानकारी नहीं दी। इसके बाद मीडिया ने एक ही धर्म के लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया। कहा गया जमाती मरकज में वायरस फैलाने के लिए छिपे बैठे थे, लेकिन सरकार इस भेदभाव को देखते हुए कोई अपील नहीं करती है। तबलीगी जमात का मामला सामने आने के बाद कुछ दिनों बाद गोदी मीडिया ने तबलीगी जमात पर झूठ फैलाना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने गोदी मीडिया को रंगे हाथों पकड़ते हुए फटकार लगाई। गोदी मीडिया का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा जो लोग तबलीगी जमात के संपर्क में आए उनको क्वारंटाइन किया गया, लेकिन इस खबर का पलटवार करते हुए नोएडा डीसीपी ने कहा ये झूठी खबर है, इस मामले में तबलीगी जमात का कोई भी संबंध नहीं है और आप समाज में गलत खबर फैला रहे हैं। तो वहीं जी न्यूज ने एक झूठी खबर चलाई जिसमें कहा गया अरुणाचल प्रदेश में 11 वायरस से संक्रमित जमाती मरीज पाए गए, लेकिन इस खबर का पलटवार करते हुए कहा गया अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ एक ही जमाती वायरस संक्रमित पाया गया। आप तबलीगी जमात को लेकर गलत खबर फैला रहे हैं और ये झूठी खबर फैलाना जी न्यूज को भारी पड़ी। इसके बाद जी न्यूज ने लिखित रूप में माफी मांगी थी, लेकिन अब एक ऐसे ही मामले की पुष्टि हुई जिसमें 108 हिंदू जमाती पाए गए। दरअसल ये मामला छत्तीसगढ़ का है, जहाँ 159 तबलीगी जमातियों की रिपोर्ट बनकर भेजी गयी। इसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में पहुँचा। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश देते हुए कहा कि इन लोगों की जांच पड़ताल की जाए जो निजामुद्दीन मरकज से वापस लौट कर आए हैं। याचिकाकर्ता की कथित रूप से तबलीगी जमात मरकज से छत्तीसगढ़ लौटे 159 लोगों की सूची के आधार पर हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया। कहा गया कि 159 जमातियों में से 51 मुस्लिम है तो वहीं 108 लोग हिंदू पाए गए हैं। दरअसल ये वो लोग हैं जिनका मोबाइल फोन 13 से 16 मार्च के बीच दिल्ली निजामुद्दीन मरकज के आसपास एक्टिव था। ऐसे में गोदी मीडिया ने अपनी पड़ताल में इन लोगों को भी जमातियों में शामिल कर दिया। हालांकि इस मामले में 108 हिंदू पाए गए और वहीं 51 मुस्लिमों की पुष्टि हुई है। हालांकि बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता के वकील गौतम क्षेत्रपाल ने निजामुद्दीन के तबलीगी जमात मरकज से छत्तीसगढ़ लौटे 159 लोगों की जो सूची बीबीसी को उपलब्ध कराई, उसमें 108 गैर मुस्लिम हैं। इस सूची में उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर भी दर्ज है। जब उन लोगों से इस मामले में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा उनका तबलीगी जमात या फिर इस्लाम धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि सभी के सभी लोगों ने मार्च के दूसरे या तीसरे सप्ताह में दिल्ली यात्रा की थी और दिल्ली लौटने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें क्वारंटाइन में रखा, लेकिन जब तबलीगी जमातियों की सूची बनाई गई तो इन 108 हिंदुओं को भी उसमें शामिल कर लिया गया। देखा जाए तो गोदी मीडिया मुसलमानों को टारगेट करने में ये भी नहीं पहचान पा रही है कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम। हालांकि इस काम को अंजाम देने के लिए कई नेता भी शामिल हैं। दरअसल कौशाम्बी इलाके में 12 मजदूरों को क्वारंटाइन किया गया, लेकिन ग्राम प्रधान ने इन लोगों को लेकर अफवाह फैलाई और पुलिस को सूचना दी कि हमारे इलाके में 12 जमाती आए हुए हैं। इसके बाद जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो वो 12 जमाती नहीं बल्कि 12 मजदूर हिंदू थे। इसके बाद गलत सूचना देने के मामले में ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सैनिक के ग्राम मानिकपुर सैयद राजेपुर, इसमें यह सूचना मिली थी कि 12 लोग तबलीगी जमात के हैं और जब इसकी जांच की गई तो यह पाया गया कि ग्राम प्रधान द्वारा भ्रामक और असत्य सूचना दी गई है और 12 श्रमिक आए थे जो हिंदू थे और स्थानीय स्कूल में क्वारंटाइन किए गए थे। इस फर्जी सूचना देने के आरोप में स्थानीय ग्राम प्रधान के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
लेकिन इसके बाद भी गोदी मीडिया वायरस की लड़ाई धर्म के नाम पर लड़ रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना, कहा फिजूल खर्च पर रोक लगाए सरकार। दरअसल कांग्रेस ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के डीए पर रोक लगाने संबंधी फैसले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, मोदी सरकार को सैनिकों और कर्मचारियों के भत्ते काटने के बजाय सेंट्रल विस्टा, बुलेट ट्रेन परियोजना और फिजूल खर्च पर रोक लगानी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता ने ये भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सुझावों को मानते हुए केंद्र सरकार को अपने फिजूल खर्च पर रोक लगानी चाहिए और 2.5 लाख करोड़ रुपए बचाने चाहिए, जिसका इस्तेमाल संकट के इस समय में लोगों की मदद के लिए हो सकता है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, वायरस महामारी के संकट से पैदा हुई आर्थिक मंदी और आय की तंगी पर मरहम लगाने के बजाय मोदी सरकार जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। कांग्रेस नेता ने सवाल किया, केंद्र सरकार ने हाल ही में 30,42,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया। बजट में आय व खर्चे का लेखा जोखा स्पष्ट तौर पर दिया जाता है। फिर बजट पेश करने के 30 दिन के अंदर ही मोदी सरकार सेना के जवानों, सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते पर कैंची चलाकर क्या साबित करना चाहती है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि महंगाई भत्ते में अन्यायपूर्ण कटौती से लगभग 1.13 लाख सैनिकों, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की तनख्वाह से सालाना 37,530 करोड़ रुपए की कटौती होगी। सुरजेवाला ने कहा, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मोदी सरकार द्वारा महंगाई भत्ते की कटौती पर जख्म देने की इस कवायद ने देश की रक्षा करने वाले तीनों सेनाओं के हमारे सैनिकों तक नहीं बख्शा। इस कटौती के जरिए सेनाओं के 15 लाख सैनिकों और लगभग 36 लाख सैन्य पेंशन भोगियों के 11,000 करोड़ रुपए काट लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वायरस महामारी संकट के बावजूद केंद्र सरकार ने आज तक 20,000 करोड़ रुपए की लागत वाली सेंट्रल विस्टा परियोजना खारिज नहीं की। न ही केंद्र सरकार ने 1,10,000 करोड़ रुपए की लागत वाली बुलेट ट्रेन परियोजना बंद की। केंद्र सरकार ने फिजूल के सरकारी खर्चों में कटौती की घोषणा नहीं की, जिससे 2,50,000 करोड़ रुपए सालाना बचाए जा सकते थे, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा कदम नहीं उठाया। सुरजेवाला ने सरकार से आग्रह किया कि वे इन परियोजनाओं पर रोक लगाएं और फिजूल खर्चे बंद करें। इस वायरस महामारी संकट के दौर में मोदी सरकार को देश के हालातों पर नजर रखनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां कोटा में भूख हड़ताल पर बैठे बिहार के छात्र, सीएम नीतीश कुमार से लगाई वापसी की गुहार। दरअसल वायरस लॉकडाउन के कारण राजस्थान के कोटा में फंसे बिहार के छात्रों ने अपनी घर वापसी के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दिया। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपने घर जाने के लिए बसें भेजने की अपील की। उन्होंने कहा कि कई दूसरे राज्यों के छात्र यहां से अपने घर जा चुके हैं, ऐसे में हमें भी यहां से ले जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। हालांकि बिहार सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि कोटा में फंसे छात्रों को लाना फिलहाल संभव नहीं है। इसी मामले को मद्देनजर रखते हुए बिहार के छात्र भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। देखा जाए तो लॉकडाउन के कारण कोटा में अटके करीब 18,000 कोचिंग छात्र अपने अपने घर लौट चुके हैं। लॉकडाउन की घोषणा के बाद मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की कोचिंग ले रहे करीब 40,000 छात्र कोटा में अटक गए थे। अब तक वहां से 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 18,000 विद्यार्थी अपने अपने घर जा चुके हैं, लेकिन बिहार सरकार कोटा में फंसे छात्रों को लाने की कोई भी व्यवस्था नहीं कर रही है। ऐसे में अब छात्रों ने गंभीर कदम उठाते हुए भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाई, हमें यहाँ से ले जाने की व्यवस्था की जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ वायरस संकट ने खोल दी पीएम मोदी के गुजरात मॉडल की पोल। दरअसल गुजरात मॉडल का बहुत ढोल पीटा गया, मगर इस महामारी ने बता दिया कि दरअसल गुजरात का विकास कागजों पर हुआ होगा और अगर कुछ हुआ भी है तो इसका कोई फायदा वहाँ के आम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। गुजरात में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत काफी खराब हो चुकी है और इसी वजह से वायरस का संकट तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब 4 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में कोरोना वायरस के मरीज मिल चुके हैं। संक्रमित लोगों की संख्या के मामले में वे महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। प्रदेश में जिस रफ्तार से संक्रमण फैल रहा है और मौतों की जो दर है, उससे कहा जा रहा है कि वे वायरस का एपिसेंटर यानी कि मुख्य केंद्र बन सकता है। देश में वायरस से करीब 1/3 मौतें गुजरात से सामने आ रही हैं। ध्यान रहे कि महाराष्ट्र में वायरस फैलने की रफ्तार में पिछले दिनों कमी आई है, जबकि गुजरात में उल्टा हो रहा है। इसीलिए वे दिल्ली को पछाड़कर दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। अभी तक के आंकड़े कहते हैं कि गुजरात में वायरस से संक्रमित की संख्या 2600 के आसपास हो चुकी है। राज्य में अब तक 112 लोगों की जान जा चुकी है। देखा जाए तो ये हालात तब हैं जब राज्य में टेस्टिंग बहुत कम है। अगर राज्य में जांच बढ़ा दी जाती है तो वायरस संक्रमित की संख्या काफी तेजी से बढ़ सकती है। इसलिए आशंका है कि आने वाले दिनों में हालात और तेजी से बिगड़ सकते हैं और ऐसे में मोदी सरकार का
गुजरात मॉडल बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान गुजरात मॉडल पर रहता है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि गुजरात मॉडल की पोल खुल चुकी है और ऐसे में वायरस संक्रमण तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा ये भी दावा किया गया कि गुजरात मॉडल का विकास सिर्फ कागजों पर हुआ हो, लेकिन आम लोगों को इसमें कोई भी राहत दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा वायरस संक्रमित की संख्या 24,500 हो चुकी है और वहीं 775 लोगों की जान जा चुकी है। राहत भरी बात यह है कि तकरीबन 5,000 लोग इस वायरस की चपेट से ठीक हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी वायरस का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।